थॉट ऑफ द डे, आज का सुविचार है, द इम्पोजिंग टावर ऑफ मिजरी विच टुडे रेस्ट ऑन द हार्ट ऑफ इंडिया हैज इट्स सोल फाउंडेशन इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था ये। मिजरी का मतलब होता है दुख या परेशानी, सोल का मतलब ओनली, फाउंडेशन मतलब बेस, आधार या नींव। इसका मतलब है दुखों का पहाड़ जो भारत आज झेल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के अभाव के कारण है, शिक्षा की कमी के कारण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। डेट है आज 2 अगस्त 2021। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है आईमेशा सोशल ऑडिट ऑफ सोशल सेक्टर स्कीम्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ये स्कीम अभी फॉर्मुलेट की है, बनाई है, जिसका नाम है आईमेसा। फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग इवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट। ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए स्कीम बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ये स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंदर सोशल ऑडिट की जाएगी, कंडक्ट की जाएगी। किसकी की जाएगी सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट की जाएगी जो भी इस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं और वो स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिन योजनाओं को, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और जिनका कार्यकाल 2021-22 है, मतलब कार्यकाल तो ड्यूरेशन तो ज़्यादा होगा लेकिन 21-22 के लिए, एक साल के लिए उनकी सोशल ऑडिटिंग की जाएगी। सोशल ऑडिटिंग किसके थ्रू की जाएगी? सोशल ऑडिट यूनिट्स होंगी जिनमें कुछ ऑफिसर होंगे, स्टेट और नेशनल इंस्टीट्यूट होंगे फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये इंस्टीट्यूशन और ये सोशल ऑडिट यूनिट ये मिलके सोशल ऑडिट करेंगी। अब सवाल उठता है सोशल ऑडिट क्या है आखिर? देखो, पहले सोशल ऑडिट जानने से पहले ऑडिट का मतलब समझो आप। ऑडिट का मतलब होता है टू एग्जामिन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। मतलब किसी भी कंपनी, किसी भी एंटिटी, किसी भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, किसी की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय सूचना के बारे में जानकारी कलेक्ट करना, देखना उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सब आता है ऑडिटिंग में। और सोशल ऑडिटिंग का क्या मतलब हो गया? सोशल जब ऑडिटिंग की बात करेंगे हम या सोशल ऑडिट की बात करेंगे तो वहाँ पे आ जाता है पीपल पार्टिसिपेशन। मतलब जो आम लोग हैं, जिस कंपनी से, उस कंपनी के होने से जिन, मतलब जिन लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। मान लो ये कंपनी खोली गई एक विलेज के पास, गांव के पास। ये कंपनी से पॉल्यूशन होता है, वातावरण में प्रदूषण होता है एटमॉस्फेयर में। और प्रदूषण होगा ऐसा तो नहीं है पॉल्यूशन इस फैक्ट्री के मालिक को ही नुकसान पहुंचाएगा, वो तो सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो आसपास जो लोग रहते हैं वो इसकी ऑडिटिंग करें, उसकी ऑडिटिंग करें, कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन, क्या क्या इससे फ़ायदे नुकसान है कंपनी से, ये सब कुछ। तो सोशल ऑडिटिंग में भी जो ये स्कीम्स लोगों के लिए चलाई जा रही हैं इनकी ऑडिटिंग की जाएगी जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल। लोगों और सरकार के द्वारा मिलके इनकी ऑडिटिंग की जाएगी और स्पेशल उनके द्वारा की जाएगी जो इन स्कीम से अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, यानी कि जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनके लिए योजना चलाई है, उनके लिए, जिनके लिए योजना चलाई है वो ऑडिटिंग करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पीपल पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा इससे। सोशल ऑडिटिंग फ़ायदा करेगा जो भी मान लो विजन या गोल है और जो रियलिटी है उसका गैप देखने में फ़ायदा करेगा कि कितना इसका टारगेट रखा है स्कीम्स का, और क्या वो टारगेट, जो योजना चलाई गई थी जिस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्या वो हासिल हुआ। तो इसकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के बारे में जानकारी जुटा पाएंगे जब इसकी सोशल ऑडिटिंग होगी। कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स और योजना है इस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की? ये कुछ स्कीम है जैसे क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये स्कीम आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम आती हैं। मतलब सोशल जस्टिस है तो ये जो पुअर पीपल, जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए मेनली ये स्कीम है। जैसे नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स, वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989,
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये कुछ स्कीम योजना है जिनकी ऑडिटिंग की जाएगी। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है उड़ीसा प्लान्स डीएनए प्रोफाइलिंग फॉर लियोपर्ड। देखो उड़ीसा गवर्नमेंट ने, सरकार ने, उसके फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने ये अभी डिसाइड किया है कि जो लियोपर्ड होते हैं, लियोपर्ड तो आप जानते हो ना, सब टाइगर की तरह कुछ कुछ दिखता है लियोपर्ड, कई बार पढ़ा हमने, भूल मत जाना। जो लियोपर्ड होता है उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे, डीएनए प्रोफाइलिंग। तो डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है? देखो आप सबको पता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सजीव चीज जो सांस लेती है, जो जीती है, जैसे मानव भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो भी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी बॉडी में डीएनए होते हैं, उसकी सेल में डीएनए होते हैं। सबसे छोटी यूनिट मान लो एक तरह से डीएनए। तो उसके डीएनए से ये पता लगा जा सकता है कि ये वही सेम इंसान है या सेम जानवर है या सेम पेड़ पौधा है, क्या है, उसके डीएनए से। तो डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब है उसकी इंफॉर्मेशन पता करना। जितने भी जंगल में लियोपार्ड हैं, अगर उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग कर ली गई, मतलब उनके डीएनए की इंफॉर्मेशन लैब में कलेक्ट कर ली और एक जगह रख ली। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, जो पोचर होते हैं ना, पोचर का मतलब है हंटर, शिकारी, जो शिकार कर लेते हैं, मार देते हैं लियोपर्ड वगैरह को जंगलों में, इस जानवर को, जानवर है जो लियोपर्ड, इसको मार देते हैं, डेथ कर देते हैं इसकी। तो इसके वजह से क्या है, इनकी जनसंख्या घट रही है, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है, जिस भी शिकारी ने ये मार के ले गया, तो देखेंगे ये वही लियोपार्ड है क्या, जिससे हमारे पास डीएनए प्रोफाइलिंग है, मतलब डीएनए की इंफॉर्मेशन है। तो जो भी मान लो उसके पास, जो शिकारी है उसके पास कुछ तो मिलेगा, उसका हाथ पैर, स्किन, खून वगैरह कुछ भी तो लियोपार्ड का कुछ तो सबूत मिलेगा ना वहाँ पे। जैसे पता चल गया इस हंटर ने मार के लेके आया, तो उसका कुछ भी जैसे मिलेगा पार्ट लियोपार्ड का, इस जानवर का, तो उसका डीएनए लेंगे फिर उसके। जैसे स्किन मिल गई या उसका कोई बाल मिल गया, बाल में भी भाई साहब डीएनए होते हैं, जो हेयर होते हैं ना, बॉडी पे हेयर होते हैं, बाल, तो कुछ भी मिलेगा उससे पता लगाएंगे, इसका डीएनए चेक करेंगे, और फिर जो उसके पास डीएनए की इन्फॉर्मेशन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, उससे मैच कराएंगे, देखेंगे हाँ ये लियोपार्ड का ही है, हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, पता लग जाएगा, फिर उस शिकारी के खिलाफ एक्शन ले सकेंगे, जो हंटर है, पोचर है। तो एक तरह से जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं ना, जंगली अपराध, एक तरह से जो जंगली जीवों के अगेंस्ट जो अपराध किए जाते हैं, क्राइम किए जाते हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये डीएनए प्रोफाइलिंग। तो यही है इसमें। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल अभी पेश किया है, इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। ये क्या काम करेगा, जो भी मान लो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, जिनमें अभी गवर्नमेंट की भागीदारी यानी कि शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, यानी कि एटलीस्ट 51% है, ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को ये डाइवेस्ट करेगा, यानी कि उनके जो शेयर हैं प्राइवेट कंपनीज को बेचेगी। जो ये गवर्नमेंट है, सरकार, अपनी जो सरकारी कंपनी है इंश्योरेंस करने वाली, बीमा करने वाली, इंश्योरेंस तो आप जानते हो ना, इंश्योरेंस जैसे कंपनी है वो इंश्योरेंस करती है किसी का, क्या करती है इसमें, ये कहती है भाई साहब आप मुझे, जैसे मान लो आप 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा लो, अपना जीवन बीमा करा लो, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो। एक तो होता है, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ मतलब एक तो आप जीवन बीमा करा लोगे, एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, मरा नहीं है, तो तब होता है। जैसे इंश्योरेंस दो तरह का, जैसे पहले लाइफ इंश्योरेंस समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे इसने लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कराया, जैसे मान लो इसकी समय से पहले मृत्यु हो जाती है, जैसे इसने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, तो इसे प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम होता है एक तरह से, ये मान लो इंश्योरेंस की जो किस्त भरते हैं ना, इंस्टॉलमेंट, उसे इंस्टॉलमेंट भरते हैं ना, किस्त, उसको इंश्योरेंस की भाषा में प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम होता सेम, ये किस्त ही होती है, लेकिन नाम बस प्रीमियम रख दिया। जैसे आपके माता पिता ने आपका नाम कुछ भी रखा होगा, टॉमी, टॉमा, कुछ भी, तो आपके माता पिता उसी नाम से पुकारते हैं, तो ऐसे इसका नाम प्रीमियम रख दिया। तो प्रीमियम क्या है, ये भरेंगे। जैसे इन्होंने इंश्योरेंस कराया मान लो 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, तो ये मान लो 10 साल तक इन्हें प्रीमियम की राशि भरनी है, पर मंथ या पर ईयर, मान लो कुछ 10,000, 5,000 पर मंथ, या साल में 5-6 हज़ार, 60,000, कुछ भी भरना है, तो इसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो ये जब मान लो 10-15 साल भरेगा, तो जो भी पैसा इसका होगा, 10 लाख का कराया था, उसका कुछ भरना पड़ेगा इसे। तो फिर मान लो इसकी, मान लो समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो इसे पूरा पैसा मिल जाएगा और उसके ब्याज के साथ इसे मिल जाएगा। तो ये हो गया लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। अगर मान लो इसकी डेथ नहीं हुई
और ये इसका डेथ मान लो 60 साल तक का कराया था बीमा, 60 साल में डेथ नहीं हुई, तो भी इसका पैसा डूबेगा नहीं, सारा पैसा इसे वापस मिल जाएगा ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। समझ गए। नॉन लाइफ ऐसे होता है, मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपको मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है, अस्पताल में इलाज कराना है, तो जीवन बीमा आप मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया था, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका इलाज करवाएगी फ्री में, मतलब पैसा वो देगी हॉस्पिटल को, आप बस इलाज कराओगे, या फिर आप जो भी पैसा भरोगे अपना बिल दोगे इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी। ये कुछ इस तरह से बीमा होते हैं। या कार गाड़ियों के भी, व्हीकल के भी बीमा हो सकते हैं इंश्योरेंस, कुछ टूट फूट जाए तो उसका इंश्योरेंस कंपनी भरती है, उसका जो भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे ही जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस करती हैं, जनरल इंश्योरेंस क्या हो गया, जैसे हाउस का इंश्योरेंस, जैसे आपकी कार का इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस हो गया जनरल इंश्योरेंस। जो ऐसी फर्म है, कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस करती हैं, उनका जो भागीदारी है अभी सरकार की 51% जिनमें, उसको डाइवेस्ट करेगी, यानी कि बेचेगी सरकारी कंपनियों को। कहने का मतलब ये, मान लो किसी ने दुकान बनाई, कोई दुकान, एक आदमी के बस की नहीं है दुकान बनानी, तो उसने कहा भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है इतने, तो ए आदमी ने बी को बुलाया कि हम दोनों पार्टनरशिप में करते हैं, तो इन्होंने दोनों पार्टनरशिप में किया, एक ने मान लो कुछ 51 रुपये दिए, एक ने 49 रुपये, 49 रुपीज़, तो दोनों का खर्चा आया 100 रुपये, मतलब ज़्यादा भागीदारी किसके, ए आदमी की, ज़्यादा हक किसका, इसका, जितना फ़ायदा होगा उसका 51% प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए को, तो मालिक, अधिक मालिक कौन हो गया, ए हो गया। समझ गए। ऐसी मालिक अभी कौन है, सरकार है इंश्योरेंस कंपनी में, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है कोई, मतलब कुछ कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, सरकारी इसलिए बोला जाता है क्योंकि 51% से ज़्यादा सरकार की हिस्सेदारी है, शेयर है उनका। तो अभी इस जो ये स्टेप लिया जा रहा है कि जो 51% से नीचे हम रखेंगे अपना शेयर और प्राइवेट कंपनी को बेचेंगे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है, लोकसभा में पेश किया, लेकिन अपोजिशन ने इसका स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट का मतलब है विरोध किया, इसका विरोध किया और कहा कि इस बिल को विदड्रॉ कर लो, वापस लो, ये बिल खराब है, आप प्राइवेट हाथों में मत बेचो इंश्योरेंस कंपनीज को। प्रोविज़न क्या क्या है इस बिल में, ये है जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट है 1972 का, उसको ये अमेंड करेगा, मतलब उसमें संशोधन करेगा, और जो अभी हिस्सेदारी है किसकी, सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की 51% एटलीस्ट, जो इसको रिमूव करेगा, हटाएगा, कि जरूरी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की 51% भागीदारी हो, इससे कम भी हो सकती है, ये बदलाव करने जा रहा है। यानी कि जो प्रोविज़न है 1972 के एक्ट की, वो अब अप्लाई नहीं होंगी जब ये एक्ट पास हो जाएगा, मतलब ये बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ये बिल एक डायरेक्टर भी अपॉइंट करेगा, यानी कि वो हो सकता है हु इज़ नॉट ए होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर यानी कि होल टाइम डायरेक्टर पूरे समय के लिए डायरेक्टर नहीं रहेगा, लेकिन वो क्या है, कोई भी मान लो काम करना है या नहीं करना, सारे डिसीजन ये डायरेक्टर लेगा। अब राशनल क्या है इस चेंजेस के पीछे, मतलब क्या रीज़न है जो चेंजेस ला रहे हैं। देखो इंडिया का जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से रिसेंट ईयर में ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है, उन्नति की है उसने, लेकिन ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारा जो इंश्योरेंस है सेक्टर है, इंश्योरेंस मार्केट है, वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम है। ये बिल टारगेट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन आएगा पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी में, तो इंश्योरेंस का जो क्या है दायरा बढ़ेगा, इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म और कंसर्न है, यानी कि इसकी आलोचना की जा रही है, बुराई की जा रही है, इससे ये होगा, इसकी वजह से जो सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी टोटल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब निजी हाथों में चली जाएंगी। निजी हाथों में चली जाएंगी तो क्या होगा भाई साहब, प्राइवेट कंपनी है वो तो अपने हिसाब से लॉ बनाती है ना, कानून बनाती हैं, जब इंश्योरेंस भी ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, अपने हाथों, अपने मतलब प्रॉफिट के लिए वो ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन रखेंगी, अपने हिसाब से कानून बनाएंगी वो इंश्योरेंस कंपनीज का। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, मनी मिलती है, यानी कि डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड होता है शेयर पे मिलने वाला प्रॉफिट, लाभ, जैसे 51% भागीदारी मान लो अभी गवर्नमेंट जो ये कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनमें 51% सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो जितना इंश्योरेंस कंपनीज को फ़ायदा होता है, जो भी ये बीमा वगैरह करते हैं उनसे फ़ायदा होता है, तो 51% प्रॉफिट किसको मिलता है, गवर्नमेंट को। तो अगर इनकी भागीदारी गवर्नमेंट की कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आना कम हो जाएगा, उन्हें डिविडेंड मिलना कम हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है इंश्योरेंस सेक्टर के सामने, देखो चुनौतियां ये हैं कि अभी क्या है, लो पेनिट्रेशन है, डेंसिटी रेट्स भी कम है, मतलब कम इंश्योरेंस होता है, और इन एडुकेट इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। कहने का मतलब ये हुआ भाई साहब, इंश्योरेंस कराता कौन है, जो रेगुलर सैलरी मिलती है जिसे, अच्छा कमाता है, यानी कि जो लेबर है वो तो इंश्योरेंस कराती नहीं है, जो लेबर है
भाई साहब वो तो मजदूरी करती है, आज मिली है जॉब, आज मान लो काम मिला है तो आज के पैसे मिलेंगे, आज का खाना खाएगा। और ज़्यादा जनसंख्या कौन सी है, लेबर है हमारी जनसंख्या में, मतलब टोटल पॉपुलेशन में इंडिया में। तो इंश्योरेंस का जो इन्वेस्टमेंट है वो इनएडुकेट है, मतलब इनसफिशियंट है, बहुत ही कम है, लो पेनिट्रेशन है, ज़्यादा इंश्योरेंस नहीं कराते लोग। और चैलेंजेस क्या है, जो भी मान लो पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स के हाथ में अभी फाइनेंशियल हेल्थ है वो डिटेरियोरेटिंग हो रही है, ख़राब हो रही है, मतलब बिगड़ रही है। नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट चेंजेस। अब क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं इसके कारण, जो इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या और चेंजेस किए गए हैं इससे पहले, इस बिल के आने से पहले। देखो इससे पहले एक नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, ये 1956 का एक्ट था, इसको चेंज किया 1972 में एक्ट बनाया एक, मतलब एक एक्ट तो हो गया लाइफ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1956। एक इंश्योरेंस एक्ट बनाया नॉन लाइफ सेक्टर के लिए, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1972। अभी इस एक्ट को ही चेंज करके दोबारा से एक बिल पेश कर रहे हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं। और इससे इसके बाद क्या बना, एक 1999 में 1999 में एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई, ये एक्ट बना के ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। 2000 में जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो पब्लिक और प्राइवेट यानी कि फॉरेन प्लेयर्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, यानी कि इंश्योरेंस में पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती थी, गवर्नमेंट ही इंश्योरेंस करती थी, और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं गवर्नमेंट ही चलाती थी, हमारी सरकार। लेकिन 2000 में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया और फॉरेन प्लेयर्स के लिए, मतलब विदेशी आदमी कोई आए, कंपनी चाहे तो पार्टिसिपेशन कर सकती है, इंश्योरेंस कर सकती है, और कोई भी निजी आदमी कर सकता है पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट कंपनी है जो भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है कोई भी। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप है वो भी इंक्रीज कर दिया बाद में, कि और ज़्यादा फॉरेन जो कंपनियां हैं या फॉरेन पीपल हैं इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए। ये कुछ बदलाव किए, चेंजेस किए। नेक्स्ट टॉपिक है डेल्टा वेरिएंट एज कंटेजियस एज चिकन पॉक्स। देखो इसके बारे में बहुत बार पढ़ा है हमने, अब फिर से न्यूज़ में आया है। डेल्टा वेरिएंट क्या है, कोरोना वायरस ने ही अपने जीन में चेंज कर लिया और उसने अपना नया भाई बना लिया, ये समझ लो। कोरोना वायरस ने ही अपने आप में चेंज किया जीन में, अपने आरएनए में, जो उसका आरएनए बेस्ड वायरस है, ये आरएनए है, क्योंकि सबकी बॉडी में कोई भी जीव है, कोई डीएनए किसी में आरएनए है और किसी में दोनों है, समझ गए। जैसे ह्यूमन बॉडी है आरएनए डीएनए, ये कोरोना वायरस क्या है, आरएनए बेस्ड वायरस है, यानी कि आरएनए है इसमें, तो आरएनए में चेंज कर लेता है, उसी को बोलते हैं चेंज हो गया, मुटेशन हो गया, मुटेशन का मतलब चेंज, और उसी से अलग वेरिएंट बन जाता है। ये इसका जो वेरिएंट बना इंडिया में सबसे पहले डिटेक्ट किया गया, देखा गया, और उसका नाम रख दिया डेल्टा वेरिएंट। ये सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, यानी कि सबसे ज़्यादा कंटेजियस का मतलब है फैलने वाला, स्प्रेड होने वाला, सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा, फैलेगा ये वायरस चिकन पॉक्स की तरह। चिकन पॉक्स एक बीमारी है जिसे माता भी बोलते हैं, माता निकल जाती है, देखेंगे इसके बारे में भी, ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा है इसके बारे में। तो यूएस सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल, एक यूएस का सेंटर है, उसने ये डेटा रिवील किया है, उसने कहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है कोरोना वायरस का एक वेरिएंट, ये चिकन पॉक्स की तरह ट्रांसमिशन रेट इसका 9 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब ओरिजिनल जो स्ट्रेन था, जो पहले शुरुआत में कोरोना वायरस आया था उससे 9 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है डेल्टा वेरिएंट। ये जो ब्रेक थ्रू की गई, यानी कि ब्रेक थ्रू का मतलब होता है इन्वेंशन, ये खोज जो की गई, डिस्कवर किया गया, ये देखा गया कि जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल हैं, मतलब जिनको कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, उनमें भी ट्रांसमिशन ऐसे ही होता है, ये डेल्टा वेरिएंट जैसे अनवैक्सीनेटेड केसेस में होता है, मतलब जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी या जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, इस डेल्टा वेरिएंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको भले ही वैक्सीन लग चुकी है तब भी आपको डेल्टा वेरिएंट हो जाएगा, समझ गए, आपको वैक्सीन लग चुकी है तब भी हो जाएगा, नहीं लगी है तो हो ही जाएगा, मतलब सेम केस है इसका। वैक्सीन कोई प्रभाव नहीं डाल रही, कोई मतलब कोई आपका संरक्षण प्रोटेक्ट नहीं कर रही, कहने का मतलब ये हो गया इस डेल्टा वेरिएंट के लिए। तो ये इन्फेक्शन है जो डेल्टा वेरिएंट, ये क्या है, वायरस अपने आप को एयर में क्या है प्रोड्यूस करता है, जैसे जो ओरिजिनल वायरस है ना उससे 10 गुना ज़्यादा, 10 फोल्ड हायर ज़्यादा एयर में ये फैलता है, ये डेल्टा वेरिएंट ज़्यादा फैलता है, और साथ साथ इफेक्ट ये पीपल को इन्फेक्ट करता है, जैसे अल्फ़ा वेरिएंट है, मतलब ये दूसरा वेरिएंट है कोरोना वायरस का ही, मतलब अपने आप को चेंज किया, एक चेंज हो गया डेल्टा, एक हो गया अल्फ़ा, ऐसे ये दोनों हाईली कंटेजियस है, फैलने वाले हैं। ये चिकन पॉक्स और मीसल्स के ये कुछ भाई साहब ये दे रखे हैं सिम्टम, लक्षण, ऐसे कुछ देखो बॉडी पे दाने दाने से निकल आते हैं, रेड रेड रेसिस से, और छोटे छोटे पिंपल से पूरी बॉडी पे हो जाते हैं ये।
तो ये चिकन पॉक्स के हैं, ये मीसल्स के हैं। मीसल्स बोलते हैं खसरा हिंदी में, और चिकन पॉक्स मतलब माता निकल जाती है, माता। इसमें फीवर भी होता है, इसमें भी फीवर होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है, इसमें रेड और ये ब्लॉटी रेसेस हो जाते हैं बॉडी पे, इसमें भी रेसेस हो जाते हैं। टायर्डनेस, फटीग, थकान होती है इसमें। रेड आइज हो जाती हैं खसरे में। रनी नोज, नाक से पानी बहता है। रेड स्पॉट फर्स्ट अपीयर ऑन द चेस्ट, पहले चेस्ट पे देखो ये रेड ये स्पॉट दिखाई देते हैं, फिर चेस्ट के बाद फेस पे दिखाई देते हैं, फिर पूरी बॉडी पे, बैक पे। इससे क्या है, भूख घट जाती है, एपेटाइट मतलब जो भूख लगती है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। खसरे की वजह से क्या है, कफ और सोर थ्रेट हो जाता है, गला कटने लगता है, खांसी हो जाती है। और इससे कॉप्लिक्स स्पॉट इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर छाले वगैरह से हो जाते हैं इसके। और इसमें क्या है, जो इची ब्लिस्टर्स हैं, मतलब खुजली में खुजली सी होने लगती है, जो इसके ये पिंपल्स वगैरह होते हैं चिकन पॉक्स में, तो ये उसके कुछ सिम्टम है। अब जो ये वेरिएंट है जो ये कैसे होता है, कैसे होता है ये वेरिएंट, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मतलब व्हाट इज वायरस वेरिएंट, ये वायरस वेरिएंट है क्या। देखो वायरस का वेरिएंट यही हो गया, जब भी कोई भी वायरस, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही लिखा है इसमें, कि जब भी कोई वायरस अपने आप में म्यूटेशन करता है, म्यूटेशन का मतलब है चेंज, तो वो क्या है, ओरिजिनल वायरस से डिफरेंट हो जाता है। और उसमें से क्या होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो डिलीट हो जाते हैं, मतलब अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, मतलब जीवित रह जाते हैं, और वो वायरस वेरिएंट बन जाते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, इसका नाम सारस कोव 2 भी है। ये इवॉल्व हो रहा है बहुत ही फास्ट तेज़ी से हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर चुका है, ये इन्फेक्ट कर चुका है। और जब ये बहुत ज़्यादा लोगों में फैल जाता है ना वायरस, तो वायरस ऑटोमेटिकली शर्मिंदा फील करने लगता है लोगों की तरह। कहने का मतलब इसे शर्म आने लगती है कि यार इतने साल हो गए, इतने लोगों को अफेक्ट कर दिया, मैं अभी तक ऐसा ही हूँ। फिर ये क्या है, अपने आप को चेंज करने लगता है, अपने आप को चेंज करने लगता है। यानी कि जब ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर देगा तो वायरस, तो पता है जब बॉडी में घुसता है किसी के में भी, तो एक से बनेंगे दो, दो से बनेंगे चार, चार से बनेंगे आठ, ऐसे ये रेप्लिकेट करता रहता है। तो फिर फास्टर तेज़ी से जब रेप्लिकेट करता है तो वायरस चेंज हो जाता है। इस तरह से कुछ देखो आप, जैसे ये है पेरेंटल स्ट्रेन, मतलब कोरोना वायरस जब आया था कुछ ऐसा था, ऐसा मान लो। इसके अंदर जो है ये है आरएनए, लेकिन आरएनए में देखो बाद में म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया। कैसे? देखो बीच बीच में ये आगे ना डॉट डॉट से आगे, डॉट डॉट से आगे इसके बीच में, तो यानी कि इसकी शेप भी चेंज हो गई, कुछ इस तरह से थी तो चेंज हो गई, और बीच में स्पॉट आ गए, यानी कि इसके आरएनए में चेंज हो गया, तो नया वेरिएंट बन गया ये, यानी कि न्यू स्ट्रेन बन गया ये। अब इसके आगे जब भी चेंज होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, तो नया चेंज और हो जाएगा, इस तरह से चेंज करता रहता है ये। तो म्यूटेशन क्या हो गई, एक तरह से चेंज ही हो गया कि जेनेटिक जो सीक्वेंस है वायरस के, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जीन में, भाई साहब आरएनए डीएनए होते हैं, तो इसमें आरएनए है, तो आरएनए में चेंज हुआ, तो ये हो गया म्यूटेशन। जो सारस कोव 2 यानी कि कोरोना वायरस है, आरएनए बेस्ड वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। इसके सीक्वेंस में चेंज हो गया, मॉलिक्यूल इसके नए तरीके से अरेंज हो गए, तो यही चेंज हो गया। तो होता कैसे है, जब भी आरएनए क्या है, वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपने मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, तो ये मिस्टेक कर देता है रेप्लिकेट करने में। मतलब इससे बनना तो चाहिए ऐसा ही सेम जैसा ये है, लेकिन कुछ चेंजेज हो जाते हैं, उसी चेंज को बोल देते हैं म्यूटेशन। ये डेल्टा वेरिएंट है ये, इसका नाम B.1.617.2 ये भी है इसका, और ये पहली बार इंडिया में डिटेक्ट किया गया था। इसमें क्या देखा गया कि इसमें मल्टीपल म्यूटेशन हुए हैं, जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन ये है जो इसके ऊपर ये लगे हुए हैं ना, तिल्ली माचिस की तिल्ली सी लगी हुई है, ये स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। इनके कई हिस्सों में चेंज देखा गया और उसका नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, और सबसे पहले इंडिया में वो पता लगाया गया इसका, ये बस याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। गवर्नमेंट ने ये क्या है, अभी ये बोला है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, ये क्या है, इसकी स्कीम है, इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को। देखो जो सशक्तिकरण है, इसका मतलब होता है एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट यानी कि महिला की सपोर्ट करना, वुमन एम्पावरमेंट हो गया, कि महिला की एक तरह से सहायता करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना उसे। तो इसमें जो ये स्कीम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, इसमें ये रखा गया कम से कम जो इस स्कीम का, योजना का जो भी खर्चा है उसमें से 30% ऐसे किसानों पे हो जो महिला हों, यानी कि महिलाओं को प्रमोट किया जाए कि वो एग्रीकल्चर करें। तो इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ये 2011 में लॉन्च की गई थी।
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एक सब कंपोनेंट है किसका, ऑलरेडी एक स्कीम योजना चली हुई है, मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, ये इसी का सब पार्ट है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ये यही चाहती है कि जो प्रेजेंट स्टेटस है वुमन का एग्रीकल्चर में, कृषि करने में, उसको बढ़ाया जाए, यानी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करें, यानी कि महिला की एज ए किसान आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की जाएगी, जिसकी वजह से वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस खेती करने में जिनसे पॉल्यूशन कम हो, वातावरण को कम नुकसान हो। इस स्कीम में क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर पैसा लगाती हैं, यानी कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती हैं, जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक्सपेंडिचर उठाती हैं, उसका खर्चा करती हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी दोनों ही करती हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा लगाती है और वही इम्प्लीमेंट करती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, जिसमें 60% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी का देगी स्टेट गवर्नमेंट। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है इंडिया का भाई साहब, ये वाला हमारा हिंदुस्तान का मैप बन गया और ये वाला है आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका। इसके लिए 90% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा और बाकी का लगाएगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इसका फोकस क्या है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का फोकस यही है, जो भी मान लो स्मॉल होल्डर्स हैं जो सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रो इकोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी और वो ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकें, ये इसके लिए इनको प्रमोट किया जाएगा। अब नीड क्या है कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, फेमिनाइजेशन का मतलब ये है कि कृषि करने के लिए महिलाओं को सपोर्ट किया जा रहा है। इसकी ज़रूरत क्या है, देखो ज़रूरत है भाई साहब, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन हेडेड जो हाउस होल्ड हैं वो अभी एबल नहीं है। कहने का मतलब ये है ऐसे घर, ऐसे फैमिलीज जिनमें हेड कौन है, वुमेन है, महिला है, या तो उनमें कोई पुरुष है नहीं, पुरुष है भी तो महिला चलाती है घर को, तो उनको क्या है सर्विस देने की ज़रूरत है। उन फार्मर्स को, ऐसे किसानों को जो महिलाएं हैं, उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। उन्हें अच्छे सीड प्रोवाइड किए जाएँ, वाटर फैसिलिटी दी जाए, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन दी जाए या सब्सिडी प्रोवाइड की जाए एग्रीकल्चर करने के लिए। तो एग्रीकल्चर वर्कर्स वुमन, इनको क्या है, जो भी वुमन होते हैं एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, जो वुमन महिलाएं होती हैं जो खेतों में कार्य करती हैं, उनको आदमियों से कम वेज दी जाती है, मजदूरी दी जाती है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है अनइक्वल, इनको मिटाया जाए, ख़त्म किया जाए, इसलिए इस स्कीम की ज़रूरत है। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल। अभी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने ये बताया कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, थर्ड मीटिंग हुई थी, ये थर्ड मीटिंग आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल की ये मीटिंग हुई थी, तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी सरकार ने पार्लियामेंट में। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, देखो अभी ऑर्गेनाइज की थी आइसलैंड और जापान ने मिलकर की थी ये। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो एशिया में ही हुई थी लगभग। कहने का मतलब ये है पहली मीटिंग जो हुई है ये एशिया की पहली मीटिंग हुई है, मतलब एशिया में हुई है पहली मीटिंग। इससे पहले 2 और मीटिंग हो चुकी हैं इस समिट की। कहने का मतलब जो ये आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल है, एक ये मान लो एक ग्रुप है, ये ग्रुप कुछ कंट्रियों का, जिसमें मीटिंग करते हैं कि आर्कटिक जो रीजन है ना, ये वाला आर्कटिक रीजन है, ये वाला भाई साहब आर्कटिक रीजन है, इसमें कैसे डेवलपमेंट किया जाए और यहाँ पे क्या क्या चेंज आते रहते हैं। और इस चेंज की वजह से मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी वजह से और सारे हमारे जो कॉन्टिनेंट हैं और महाद्वीप हैं या फिर और जो महासागर हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चेंजेस करते हैं, देखते हैं और रिसर्च करते हैं इसमें। तो ये वाले रीजन के लेके ये मीटिंग हुई है, जो आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल की मीटिंग हुई है। तो इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। इस साल की जो थीम थी ये थी नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक। इसका बैकग्राउंड क्या है, देखो इससे पहले 2 मीटिंग और हो चुकी हैं। पहली मीटिंग आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल की हुई थी यूएसए में 2016 में, और दूसरी मीटिंग हुई थी जर्मनी में 2018 में, 2018 में। इस मीटिंग में ये देखा जाता है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, कोई भी मतलब जो भी पार्टिसिपेशन कर रहा है इस मीटिंग में, ये देखेगा आर्कटिक रीजन को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब इस पर खोज करेंगे, मॉनिटर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे ऑब्जर्वेशन को, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च हो, इस रीजन को समझा जाए कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो अब ज़रूरत क्या पड़ी है, जो ये कॉपरेशन कर रहे हैं कंट्रीज आके मिलके सहयोग कर रही हैं और आर्कटिक रीजन पे स्टडी कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? देखो ज़रूरत इसलिए ये, क्योंकि जो आर्कटिक वार्मिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर गर्म हो रहा है, उसकी वजह से आइस मेल्ट हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, यहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है, ग्लोबल कंसर्न है ये, एक तरह से परेशानी है। कैसे? क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल बढ़ेगा, जब बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र में आएगी, समुद्र में आएगी तो सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र का पानी बढ़ेगा, तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी प्रभाव डालेगा, और आसपास मान लो ऐसे आइलैंड नेशन है वो डूब सकते हैं, ये इससे नुकसान होगा। और एक ये भी है इंडिया के लिए कि मतलब जो आर्कटिक रीजन का और इंडियन ओशन रीजन का क्या कनेक्शन है, ये भी देखना है, क्योंकि इससे इंडियन जो मानसून सिस्टम है, जो अभी मानसून आ रही है, मानसून की वजह से बारिश आती है, मानसून विंड की वजह से जून से लेकर सितंबर तक जो अभी सीजन चल रहा है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव डालता है, ये भी देखना है इससे। तो अगर मान लो जो फिजिकल प्रोसेस है या आर्कटिक आइस की जो मेल्टिंग का प्रोसेस है, इस पे हम देख पाएंगे, पूरी जानकारी जुटा पाएंगे, रिसर्च करेंगे, तो इंडियन समर मानसून है जो अभी, उसको भी अच्छे से जान पाएंगे, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया और आर्कटिक का क्या संबंध है, थोड़ा ये और जान लेते हैं। देखो इंडिया ने आर्कटिक की स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए 1920 से ही साथ दे रहा है। एक स्वालबार्ड ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी पेरिस में, तब से इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, तब गुलाम था इंडिया। 2018 से इंडिया ने क्या है, एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन बना दिया आर्कटिक रीजन में, जिसका नाम रखा हिमाद्री। ये कहाँ पे? ये न्यालसुंड एक जगह है, स्वालबार्ड एरिया है, नॉर्वे का स्वालबार्ड एरिया है। देखो मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछ सकता है ये एरिया कहाँ पे है, तो ये याद रखना है। ये भाई साहब ये है आपका यूरोप, और यूरोप का ये है नॉर्वे। ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे कहीं है आपका ये स्वालबार्ड एरिया, जिसमें है न्यालसुंड। यहाँ पे ऐसा कुछ स्टेशन बनाया हुआ है, रिसर्च स्टेशन, जिसका नाम रखा है हिमाद्री। ये हिमाद्री, यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक मल्टी सेक्टर ऑब्जर्वेटरी भी लगाई थी 2014 में, जिसका नाम रखा इंड आर्क। ये कहाँ पे? कॉन्ग्स जॉर्डन फोर्ड में लगाई, यहीं पे एक जगह है। इंडिया ने कंट्रीब्यूशन और भी किया है आर्कटिक के लिए, जैसे एक लॉन्च करने वाला है निसार सैटेलाइट, एक सैटेलाइट मिशन है यूएस और इंडिया का मिलके। यूएस की तरफ से यूएस की एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एक एजेंसी है ये नासा की, जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है। ऐसी इंडिया की है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने मिलके निसार सैटेलाइट, यानी कि निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, तो सैटेलाइट भेजेगा ये, और इसकी वजह से पता लगा पाएंगे लैंड सरफेस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं रेडार इमेजिंग की वजह से, कि लैंड जो है वो पहले उस पर फॉरेस्ट कितने थे, अब कितने हैं, क्या चेंज हो रहे हैं, कितनी इंडस्ट्री बन रही है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे नाले हैं, कहाँ पे रिवर है। ये सब कुछ पता लगा पाएंगे इस रेडार इमेजिंग से, इस सैटेलाइट के जरिए। इंडिया और एक नेटवर्क में पार्टिसिपेशन कर रहा है, जिसका नाम है सस्टेन्ड आर्कटिक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया बिल 2021। देखो याद करना ये बहुत आसान है, और याद करना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे मान लो मेंस में क्वेश्चन आ गया इसके रिगार्डिंग, नहीं ये बढ़ने वाली है और बन चुकी है ऑलरेडी, ये कमीशन बन चुका है। पहले ऑर्डिनेंस लगाया गया था, ऑर्डिनेंस के जरिए ये लाया गया है कमीशन, और अब ये बिल पेश किया जा रहा है। तो ये कमीशन है, कैसे याद रखोगे? देखो एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी है जो उसको मैनेजमेंट करने का एक कमीशन है, जो किसके लिए? नेशनल कैपिटल रीजन के लिए। नेशनल कैपिटल रीजन कौन सा है? अपना ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का रीजन, और दिल्ली इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर शॉर्टकट में, नेशनल कैपिटल रीजन, और इसके आसपास का एरिया, उसके लिए कमीशन है। एडजॉइनिंग एरिया मतलब इसके आसपास का एरिया, तो उसके लिए एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कमीशन बनाया गया, और बिल पास कर रहे हैं इसके लिए। जब ये एक्ट बन जाएगा, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगी ये सांविधिक संस्था। अभी रिसेंटली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ये बिल। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके आइडेंटिफाई करेगा क्या क्या प्रॉब्लम है एयर के रिगार्डिंग, पॉल्यूशन के क्या क्या है। इस बिल से पहले ये कमीशन सेटअप किया गया था ऑर्डिनेंस के जरिए। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। आप सबको पता है प्रेसिडेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट, जब एक पार्लियामेंट का एक हाउस या लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउस, एक हाउस या दोनों हाउस जब सेशन में नहीं है, तो क्या है? प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के थ्रू कोई भी कानून बना सकता है, जिसका नाम होगा ऑर्डिनेंस, यानी कि अध्यादेश। और इसकी वैलिडिटी तक कब तक रहेगी? जब भी हाउस का सेशन लगेगा, जब भी दोनों हाउस का सेशन लगेगा, सेशन लगने के बाद 6 वीक तक
विद इन द 6 वीक, 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को बिल लाके पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट में से। अगर ये बिल लाके पास नहीं कराया तो ये लैप्स हो जाता है, मतलब एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसे पास कराना होता है। तो ये ऑर्डिनेंस लाके ये कमीशन बनाया गया। अब इस बिल को लाया गया है, ये किस लिए लाया गया? जो भी मान लो यहाँ फार्मर्स रहते हैं आसपास के इलाके में, उनकी कंसर्न जो प्रॉब्लम है किसानों की, उनके साथ नेगोशिएट करना, समझौता करना, और उनको ये जो पहले पेनल्टी लगाई गई थी, सरकार ने पेनल्टी लगा दी थी कि जो भी किसान यहाँ पे स्टेबल बर्निंग करेगा, स्टेबल को जलाएगा। स्टेबल होता है जैसे मान लो खेती करने के बाद जो वहाँ पे वेस्ट बच जाता है ना खेत में, उसको बोलते हैं स्टेबल। तो उनको जेल टर्म भी थी कि उनको जेल भी होगी अगर स्टेबल बर्निंग करेंगे। लेकिन ये बिल लाके इन दोनों प्रोविजन को हटा दिया, पेनल्टी और किसको, स्टेबल बर्निंग पे जेल को। स्टेबल कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हो, ये है भाई साहब स्टेबल। ये गेहूं था, वीट उगाया, इसके ऊपर वाला हिस्सा काट लिया मशीन से, ये नीचे वाला हिस्सा बच गया। अब किसान इसे उखाड़ता तो नहीं है, देखो बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसको जला देता है। अब जला दिया तो धुआं निकलेगा। अब इस धुआं जो निकला है, पॉल्यूशन हो रहा है। अब ये जानता तो नहीं है धुआं कि ये मेरा मालिक है, इसी के फेफड़ों में घुसना है मुझे, इसी को बीमार करना है। ये तो किसी के भी फेफड़ों में घुस सकता है ना भाई साहब, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया कि इसकी वजह से क्या है, दिल्ली के आसपास जो एरिया, यूपी और आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ पे ये जलाई जाती है स्टेबल, और इसकी वजह से दिल्ली के आसपास के इलाके में और इन एरियाज़ में भी पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हवा के साथ साथ ये धुआं आ जाता है इधर, और लोगों को परेशानी होती है और इससे बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसलिए ये कमीशन बनाया कि जो भी ये परेशानी है स्टेबल बर्निंग के आसपास का जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी घटती जा रही है, इसको मेंटेन करना इसका मेन काम रहेगा इस कमीशन का। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी, कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे होगा कमीशन? एक तो नेशनल कैपिटल रीजन और उसके आसपास का एरिया, और जो आसपास के स्टेट हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पे भी जिससे भी पॉल्यूशन होता है उसको रोकना और एयर क्वालिटी को मैनेज करना इसका काम रहेगा। इस बिल में क्या क्या प्रपोजल रखा गया है? ये बिल कहता है कि एक कमीशन रहेगा फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग रीजन। ये कमीशन का नाम है, याद कर लेना है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, ये इसका नाम है। इसके अंदर कुछ 3 कमेटी होंगी, 3 सब कमेटी। जो कमेटी का नाम होगा सब कमेटी ऑन मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, ये मॉनिटर करेगी, सर्विलेंस निगरानी करेगी, देखेगी कौन कौन ये सब कुछ जला रहा है, नहीं जला रहा है, या कौन कौन जला रहा है, तो रोकने के लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं जो स्टेट लेवल पे कमीशन है या कोई बोर्ड है पॉल्यूशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है सब कमेटी ऑन सेफ गार्डिंग एंड इन्फोर्समेंट। एक है नेशनल कमेटी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रिसर्च और डेवलपमेंट करती रहेगी, ये देखेगी कि ऐसी क्या खोज की जाए, ऐसी क्या नई टेक्नोलॉजी लाई जाए कि स्टेबल जो बर्निंग होती है इससे छुटकारा पाई जाए। मतलब ऐसा मान लो कोई लिक्विड डाल दिया और ये स्टेबल मिट्टी में चेंज हो जाए, वहीं पे जलाने की ज़रूरत ना पड़े, और खाद में चेंज हो जाए, फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाए, किसान इसे जलाए ना। ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कमेटी बैठी रहेगी। अब नीड क्या पड़ी इस बिल को लाने की, ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत एक तो यूँ पड़ी क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया था ये अध्यादेश, और जब भी सेशन लगता है ऑर्डिनेंस को 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसे पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, वरना ये लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो ज़रूरत ये है। दूसरा ये है एनसीआर रीजन में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जितनी भी लोकल लिमिट है उससे ज़्यादा ये इंक्रीज हो रहा है, और ये एयर पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर की वजह से, पावर एग्रीकल्चर की वजह से, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की वजह से, रेजिडेंशियल एंड कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस पर एक तरह से कंट्रोल करना इसको, इसलिए कमीशन बनाया गया। क्योंकि एयर पॉल्यूशन क्योंकि लोकलाइज तो है नहीं कि जहाँ पे पॉल्यूशन हुआ है वहीं के एरिया को नुकसान पहुँचाएगा, ये तो कहीं पे भी जा सकता है। इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी, इंटर सिटी एक सिटी से एक शहर से दूसरे सिटी में भी, तो सबको जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पॉल्यूशन जा सकता है तो सारे स्टेट को, जितने भी स्टेट में हैं ये हो रही है एक्टिविटी, उनको एक कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, आपस में सहयोग करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से मल्टी सेक्टोरियल सिंक्रोनाइजेशन किया जा सके। मतलब सारे स्टेट शहर एक साथ मिलकर आएँ और कदम उठाएं ऐसे प्रदूषण को, पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो इस कमीशन में कौन कौन मेंबर होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कमीशन पहली बार बनाया गया अक्टूबर 2020 में ऑर्डिनेंस के जरिए। इससे पहले एक कमीशन और था, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इस कमीशन को रिप्लेस कर दिया, इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, इसकी जगह पे भी ये कमीशन बन गया।
ये कमीशन बन गया। अब ये सारा कमीशन मतलब ये सारा काम देखेगा, और जब ये बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बन जाएगी, सांविधिक संस्था बन जाएगी। ये कमीशन सुपरसीड करेगा जो भी मान लो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके जो भी डायरेक्शन देना है ये देगा, और स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं दिल्ली का, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, राजस्थान का, इनके ऊपर भी ये एक तरह से सुपरसीड करेगा, इनको भी डायरेक्शन दे सकेगा। कंपोजिशन क्या, कौन कौन इसके मेंबर होंगे कमीशन में? एक तो चेयरपर्सन होगा, वो कोई भी सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा। सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आईएएस वगैरह बनते हैं जनरली, जैसे आप आईएएस बनोगे तो प्रमोशन होने के बाद सेक्रेटरी बन जाओगे। चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में, डायरेक्टली सीएम के अंदर काम करता है, यानी कि जब आपका प्रमोशन होकर चीफ सेक्रेटरी बन जाओगे तो डायरेक्ट सीएम के अंदर काम करोगे आप। चेयरपर्सन का जो कार्यकाल होगा यानी कि टर्म होगी 3 साल की या 70 ईयर की एज होगी, मतलब कि या तो 3 साल काम करेगा वो चेयरपर्सन की तरह, या अगर वो 3 साल से पहले 2 साल में 70 ईयर की उसकी एज हो गई तो उसे रिटायर होना पड़ेगा पोस्ट से। नेक्स्ट है कुछ सेवरल जो मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, उनसे भी कुछ मेंबर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। और जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और सिविल सोसाइटी, इनसे भी मान लो कोई एक्सपर्ट आना चाहे तो इस कमीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे भी मतलब एक्सपर्ट लिए जाएंगे इस कमीशन में। इसके पावर और फंक्शन क्या होंगे? एक तो पावर यही होगा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के आसपास एयर पॉल्यूशन के से रिलेटेड कोई भी डायरेक्शन इशू करता सकता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये कमीशन। कोई भी कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट को सुनेगा और प्रोटेक्ट करेगा क्वालिटी को, एनसीआर रीजन में एयर क्वालिटी को मैनेज करेगा, और ये पैरामीटर तैयार करेगा कि एयर पॉल्यूशन को कैसे रोकना है, नियम कानून बनाएगा। नेक्स्ट है नियम बनाएगा एक तरह से रूल्स, जो वायलेटर है, जो उल्लंघन कर रहे हैं, जो रूल बनाए हैं इसने उनका उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा, पता लगाएगा कौन सी ऐसी फैक्ट्रियाँ ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, तो उनको पॉल्यूटिंग यूनिट को इस रीजन में, एनसीआर रीजन में और एडजॉइनिंग एरिया है उसमें आइडेंटिफाई करेगा, पता लगाएगा, और अगर वो वायलेशन करती पाई गई तो उनको शट डाउन कर देगा। ये मतलब इसके पास पावर है, बंद कर देगा फैक्ट्री को अगर इसने रूल्स वगैरह नहीं माने इस कमीशन के, कोई भी फैक्ट्री ने इस एरिया में। इसके पास पावर है कि मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट ने इस रीजन में कुछ भी नियम वगैरह बनाए हैं उनको ओवर रूल कर सकता है, मतलब उन नियम को, उनके नियम के खिलाफ भी ये डायरेक्शन दे सकता है ये कमीशन। एक तरह से जो भी मान लो पॉल्यूशन नॉर्म को अगर वायलेशन करेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, कोई भी रूल्स नियम लागू कर सकता है। इस बिल में और क्या प्रोविज़न है? एक प्रोविज़न ये है कि जो पहले क्या है स्टेबल बर्निंग पे पेनल्टी लगाई गई थी और जेल टर्म दी गई थी, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, कि मतलब पहले क्रिमिनल एक्ट थी, अपराधी समझे जाते थे, जो भी स्टबल बर्निंग करेगा किसान उसको सजा मिलेगी, जेल होगी और उस पर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा, लेकिन ये अभी हटा दिया, ये पेनल्टी हटा दी। नेक्स्ट क्या है, लेकिन इस पर यह कर दिया कि हाँ इन्वायरमेंटल कंपनसेशन फीस लगेगी, मतलब दूसरा नाम दे दिया, पेनल्टी तो लगेगी वही फाइन होता भाई साहब, मतलब कंपनसेशन नाम रख दिया कि आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। हर्जाना जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ है उसका, जिसकी वजह से मान लो फैक्ट्री की वजह से हुआ है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, कंपनसेशन फी। या स्टेबल बर्निंग हुई है इंक्लूडिंग फार्मर कर रहा है तो उसको भी हर्जाना भरना पड़ेगा, ये प्रोविज़न इसने रखी है। तो यही था आज के लेक्चर में। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1 साल से, पिछले 1-1.5 साल से, लगभग 2 साल से न्यूज में है, क्योंकि डिमांड कर रहे हैं किसान, धरने पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हर साल लगभग आप क्वेश्चन पेपर उठाओ भाई साहब, यूपीएससी का आप क्वेश्चन पेपर तो देखते नहीं हो, कभी कमेंट नहीं करते हो, हाँ सर मैंने देखे क्वेश्चन पेपर ये था, कोई कमेंट नहीं, ऐसे ही गूंगे बहरों की तरह यार आप देखते रहते हो, कुछ मज़ा नहीं आता, आप पार्टिसिपेशन करते नहीं हो। इससे अच्छा आप देखो बहुत सारे लोग बना रहे हैं लेक्चर और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और लाखों व्यूज आते हैं उनके, लाखों व्यूज, कुछ ही पे भी बनाते हैं, पता कैसे कैसे टॉपिक पे बना देते हैं। टर्की में आग लग गई, टर्की में आग लग गई, 10-15 मिनट का वीडियो बना दिया, और भाई साहब अब बताओ टर्की में आग लग गई, यूपीएससी में पूछ रहा है कि टर्की में आग क्यों लगी, क्या मतलब हुआ इसका ऐसे लेक्चर बनाने का? क्यों? उनके पास सब्सक्राइबर है, लाखों व्यूज आ जाते हैं, पैसे कमा रहे हैं, क्या मतलब है? और तुम्हारे पास वेले बैठे हो, तुम खाली बैठे हो, पर टाइम है तुम्हारे पास बहुत सारा, देखोगे 10-15 मिनट का लेक्चर, व्यूज बढ़ाओगे उनके, उन्हें कमा कर दोगे, अपना टाइम भी वेस्ट करोगे, यूपीएससी में तो कुछ आने नहीं वाला। इससे अच्छा आप जी न्यूज़ पे 1 मिनट 1 न्यूज़ आती है, उसे देख लो, सारी दुनिया, देश दुनिया में क्या हो रहा है 10 मिनट में सारा पता लग जाता है, हर रोज़ देख लो 1 मिनट 1 न्यूज़ वाली, उस पर पता लग जाएगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो यार अच्छे से करो। खैर छोड़ो, बताओ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या कि गलत है, ये बताना आपको दोनों स्टेटमेंट में से।
जो एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हायर या लोअर भी हो सकता है। मतलब जो मार्केट प्राइस होता है, जैसे मान लो किसी भी क्रॉप का, गेहूं का मार्केट में जो प्राइस है उससे सरकार एमएसपी को कम भी रख सकती है, ज़्यादा भी रख सकती है। क्या रख सकती है ये? नेक्स्ट है ऑल फूड ग्रेन्स, जितने भी फूड ग्रेन्स है जो भी किसान उगाता है उस सारे ग्रेन्स को कौन खरीदता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इनमें से, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही या दोनों गलत। देखो भाई साहब, पहला बिल्कुल गलत है, पहला बिल्कुल सही है सॉरी, और दूसरा गलत है, क्योंकि सारा फूड ग्रेन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नहीं खरीदती है। खरीदती तो है लेकिन सारा नहीं खरीदती, क्योंकि कुछ स्टेट की कोऑपरेटिव एजेंसी वगैरह भी खरीद लेती हैं, तो सारा ये नहीं खरीदती। लेकिन पहला सही है, मार्केट प्राइस से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि फसल बोने से पहले, किसान जब फसल लगाएगा खेत में, उसके लगाने से पहले गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उससे पहले डिसाइड करती है। और जिस प्राइस पे डिसाइड करती है उससे कम दाम में नहीं खरीदेगी, उससे ज़्यादा में ही खरीदेगी। लेकिन ये एमएसपी जब अनाउंस करेगी, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा किसी भी फसल का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन बस एक रहती है, जो भी एमएसपी डिसाइड किया है उससे कम में नहीं खरीदेगी, ज़्यादा में ही खरीदेगी। तो इतना याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है, यानी कि ए ओनली। नेक्स्ट क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो धौलावीरा है ये आर्कोलॉजिकल साइट है, हड़प्पन एरा की एक साइट है। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, और धौलावीरा पे मैंने भी एक लेक्चर लिया था, कम से कम 17-18 मिनट का था, अभी न्यूज़ में था। और जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं ना हिस्ट्री के, भाई साहब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगभग जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं 90% क्वेश्चन वही आते हैं जो न्यूज़ में रहे होते हैं टॉपिक। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, एक भी लेक्चर मैंने इस चैनल पे एक भी लेक्चर वो नहीं बनाया है जो यूपीएससी के सिलेबस से बाहर हो, और यूपीएससी से मतलब कभी ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक को छेड़ा नहीं है यूपीएससी ने, वो कभी मैंने एक भी लेक्चर नहीं बनाया। और इतना बनाऊँ भी क्यों मैं यार, ये भी एक बात बताओ, मुझे कोई पैसे मिलते हैं यूट्यूब पे चीज़ पे लेक्चर बनाने के? एक भी रुपये नहीं मिलता। अगर इस टाइम को मैं कहीं और यूटिलाइज करूँ, कहीं और पढ़ाऊँ, तो पैसे भी मिलेंगे ना। मेरा क्या मतलब है मैं वेस्टेज करूँ टाइम? तो वो इतना ही मैं लेक्चर बनाता हूँ जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और वही लेक्चर आप लोग नहीं देखते हो, उसी को आप लोग नहीं देखते हो, तो ये फिर कैसे चलेगा? आप सिर्फ करंट अफेयर को देख लेते हो, बाकी के लेक्चर वो उनसे करंट अफेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो बार बार न्यूज़ में आ रहे होते हैं, इसलिए उन पर स्पेशल लेक्चर बनाता हूँ मैं। और वो स्टैटिक पोर्शन के होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट का कोई भी न्यूज़ में रहा है तो वो आप कवर कर पाओ। और एक बात और, जो भी इंसान इस बार यूपीएससी का पेपर देने जा रहा है वो पहले लास्ट कम से कम 20-25 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो यूपीएससी के देख के ही जाए, प्री के। और साथ साथ साइंस एंड टेक के लिए क्या करे, वो जो भी इस चैनल की प्ले लिस्ट में लेक्चर हैं साइंस एंड टेक के, वो सारे आप रिवाइज करें, वो सारे रिवाइज करें। आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक के जो भी टॉपिक हैं लगभग उनसे 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ज़रूर। और बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, वो एप्लीकेशन बेस्ड वो इतने कठिन नहीं होते। आप ज़रा सा सोचोगे उन पे कि इसके कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के, आप उसका आंसर कर पाओगे। और आप इससे भी पता लगा लोगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप देखोगे ना, रिव्यू करोगे, उसी से पता लगा लोगे कि ऐसी टेक्नोलॉजी हैं कि जिनको यूपीएससी बार बार उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हीं पे लेक्चर बनाए हुए हैं अधिकतर, तो आप ज़रूर देखना वो। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, धौलावीरा आर्कोलॉजिकल साइट हड़प्पा की एक साइट है ये, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, जो राजस्थान में लोकेटेड है। आपको बताना सही है क्या है, राजस्थान में लोकेटेड है, स्थित है क्या ये? धौलावीरा हड़प्पा सिविलाइजेशन की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता को, उसकी पहली सिटी है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग जिसे दिया गया है। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही, दोनों गलत। देखो, पहला भाई साहब गलत है, क्योंकि ये धौलावीरा राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है। लेकिन दूसरा करेक्ट है बिल्कुल। जब ये धौलावीरा का मैंने लेक्चर बनाया था, उसके जो थंबनेल लगाए ना, ऊपर फोटो लगाए उस चैनल मतलब उस वीडियो पे, उस पे भी लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की धौलावीरा फर्स्ट साइट बनी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पहली साइट बनी। तो ये सही है बिल्कुल। इसका जवाब हो जाएगा आपका बी, 2 ओनली, बी आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक है अपना गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल। मतलब इसमें क्या किया गया, एक एक्ट बनाया गया
और क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल हुआ करती थी ब्रिटिश राज में, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट इन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल के जो मेंबर हैं उन पे। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू किया गया ये बताओ आप, जो सुप्रीम कोर्ट से ये पावर छीन ली कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल और काउंसिल पे कोई भी अपना डिसीजन नहीं दे सकता। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सही आंसर है बी, 1781 का अमेंडिंग एक्ट है जिसके थ्रू ये पावर सुप्रीम कोर्ट से छीन ली। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो पावर है शक्तियों का सेपरेशन का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत। तो ये सिद्धांत के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है कौन सी है। पहली कह रही है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये हमारे संविधान में मेंशन भी है सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन। नेक्स्ट आपको बताना है ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है इसका मतलब ये है जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है, विधान पालिका है, उसका जो कार्य है वो सेपरेट रहेगा, उसके फंक्शन अलग अलग रहेंगे, यानी कि अलग अलग पावर डिफाइन की गई है इस सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत की वजह से। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, दोनों सही या दोनों गलत। देखो भाई साहब दूसरा बिल्कुल सही है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर की पावर को अलग अलग डिफाइन करना संविधान ने किया हुआ है, लेकिन ये संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कोई भी नाम नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, लेकिन हमारे संविधान में ये पावर अलग अलग दी हुई है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी हमें। नेक्स्ट भी सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना है। स्टेट क्या है सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट बतानी है आपको। स्टेट क्या है, ये एक्शन लेगा कि सेल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। मतलब ये बताना आपको संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से प्रोविज़न है जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि सहयोग करते हैं, कि ये कहते हैं हाँ इनकी वजह से सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये क्या प्रोविज़न है हमारे संविधान में कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट करना, अलग करना, ये स्टेट प्रयास करेगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की जो भी वैलिडिटी रहेगी, ये क्या है, जो भी प्रोसीडिंग होती है पार्लियामेंट में या विधानसभा में, जो स्टेट की लेजिस्लेचर होता है, उसमें जो भी कुछ भी प्रोसीडिंग हो रही है, कोई भी वार्तालाप हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं वो कोई भी काम करते हैं अपना ऑफिशियल ड्यूटी, वो किसी भी ड्यूटी और पावर जो फंक्शन करते हैं उसके लिए आंसरेबल नहीं है, मतलब जवाबदेही नहीं है। तो आपको बताना है ये जो हैं हमारे संविधान में दिया गया है या नहीं दिया गया है, ये बताना आपको। कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हुई हैं सेपरेशन ऑफ पावर को सारी सपोर्ट करती हैं और कौन सी दी गई हैं कौन सी नहीं दी गई हैं, 1 2 1 3 2 3 या 1 2 3 बताओ कौन सी। सारी की सारी करेक्ट हैं, डी आंसर हो जाएगा, सब की सब दी गई हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा भाई साहब, स्टेट सेल टेक्स स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। कहाँ पे दिया हुआ है बताओ, आप बताओ कौन सा आर्टिकल है। देखो डीपीएसपी तक ही है ये, और कौन सा आर्टिकल है आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे मुझे। जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप है उसमें देखो डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है, वो आप कमेंट सेक्शन में खुद बताओ मुझे। अब ये भी दिया हुआ हमारे संविधान में और ये भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने किसी भी कार्य के लिए आंसरेबल नहीं रहेंगे। तो ये था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं है, समाप्त हो चुका है लेक्चर।